शहीदों की चिताओं पर लगेंगे हर बरस मेले, वतन पे मरने वालों का यही बाकी निशान होगा। दोस्तों, भारत की आज़ादी के अंदर शहीद भगत सिंह, राजगुरु सुखदेव, सुभाष चंद्र बोस, पंडित जवाहरलाल नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल, इस तरह बहुत सारे फ्रीडम फाइटर्स का बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल रहा है हमारे देश की आज़ादी के अंदर। उसी तरह से जब हम बात करते हैं महात्मा गांधी जी की, तो देश को आज़ादी की दिशा दिखाने के अंदर, देश के अंदर सोशल रिफॉर्म्स लाने के अंदर महात्मा गांधी जी का बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल रहा है। कहा जाता है, दे दी हमें आजादी बिना खड़क बिना ढाल, साबरमती के संत तूने कर दिया कमाल। आंधी में भी जलती रही गांधी तेरी मशाल, साबरमती के संत तूने कर दिया कमाल। दोस्तों, आज गांधी जयंती तो है, बट साथ ही साथ यहाँ पर शास्त्री जी की भी जयंती आज के दिन ही 2 अक्टूबर को हमें देखने को मिलती है। तो आज के सेशन के अंदर हम डेफिनेटली समझेंगे कि महात्मा गांधी जी का क्या क्या रोल था। इनको एक टाइमलाइन के थ्रू हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे, ताकि कल को एग्जाम के अंदर कोई भी क्वेश्चन आए, हम उसको भी अच्छे से टैकल कर पाएं। एट द एंड ऑफ द लेक्चर मैं आप लोगों के साथ इनकी जो फिलोसफीज हैं, जो इनकी बातें हैं, वो आज के समय कितनी रेलिवेंट हैं, उनका भी हम यहाँ पे आज के सेशन में डिस्कशन करेंगे। सेशन स्टार्ट करने से पहले आपके लिए 2 क्वेश्चंस हैं। पहला क्वेश्चन है आपका चंपारण सत्याग्रह के रिगार्डिंग, इसको आप पढ़िए एंड मुझे कमेंट्स में इसका आप आंसर बता सकते हो। एंड दूसरा आपका जो क्वेश्चन मैं आपसे पूछ रहा हूं वो है क्विट इंडिया मूवमेंट इनमें से किसके कॉरस्पॉन्डिंग लॉन्च किया गया था। चलिए अब एक काम करते हैं, आज के सेशन को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, महात्मा गांधी जी का जन्म होता है 2 अक्टूबर 1869 को। इनका जन्म हुआ पोरबंदर गुजरात के अंदर। इनके पिताजी का नाम था करमचंद उत्तमचंद गांधी। ये दरअसल में पोरबंदर स्टेट के दीवान हुआ करते थे। बात करें इनकी माता जी की, तो माता जी का नाम था पुतलीबाई, जो कि जूनागढ़ से बिलोंग करती थी। अब करमचंद गांधी जी और पुतलीबाई जी के टोटल 4 बच्चे थे, जिनमें से गांधी जी सबसे आपको यंगेस्ट देखने को मिल जाते हैं। 13 साल की उम्र के अंदर ही गांधी जी की शादी हो जाती है। उसके बाद इनकी जो मेजर जो शिक्षा हुई, वो यहीं पे आपको अहमदाबाद के अंदर ही हाई स्कूल के अंदर हुई। बट धीरे धीरे जैसे वो बड़े हुए, तो उन्होंने डिसाइड किया कि वो लॉ को परस्यू करेंगे, जिस वजह से 1888 के अंदर वो लॉ परस्यू करने लंदन चले जाते हैं। लंदन का जो यूनिवर्सिटी कॉलेज है, वहां पर वो लॉ को परस्यू करते हैं, अपनी स्टडीज को वहां पे कंप्लीट करते हैं। एंड फिर 22 साल की उम्र में वो 1891 के अंदर भारत वापस आते हैं। इस समय इनकी माता जी की डेथ हो गई थी, जिस वजह से उनको भारत लौटना पड़ा। एंड अकॉर्डिंगली इन्होंने इसके बाद फिर शुरुआत करी अपनी लॉ प्रैक्टिस की। कोशिश ये थी कि अपनी लॉ प्रैक्टिस को अच्छा करें, लॉ करियर को अच्छा करें, बट कहीं ना कहीं उतना ये सक्सेसफुल उस समय नहीं हो पाए। इसके बाद इसके कुछ सालों के अंदर हमें नोटिस करने को मिलता है कि 1893 के अंदर एक गुजराती मर्चेंट है, दादा अब्दुल्ला जी। ये यहाँ पर इनको साउथ अफ्रीका इनवाइट करते हैं। एक्चुअल में ये जो गुजराती मर्चेंट थे, इनके कुछ यहाँ पे लीगल प्रॉब्लम चल रहे थे, जिस वजह से वो उनको साउथ अफ्रीका आने के लिए इनवाइट करते हैं। इस वजह से गांधी जी 1893 1893 के अंदर डरबन साउथ अफ्रीका यहाँ पर जाते हैं इनके लीगल प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए। अब गांधी जी जब ये जाते हैं, तो इनका लगभग 6 महीने या 1 साल तक इनको वहां पे रहना था। पर इनके बीच में एक ऐसा इंसिडेंट हो जाता है जो इनकी पूरी जिंदगी को बदल देता है। एंड वो इंसिडेंट आता है 1893 के अंदर ही। दरअसल में गांधी जी साउथ अफ्रीका में ट्रेवल कर रहे होते हैं, डरबन से प्रिटोरिया तक। ये जब जर्नी कर रहे होते हैं ना, तो इनके अगेंस्ट एक बहुत ही बड़ा इंसिडेंट होता है, जब इनको फर्स्ट क्लास कंपार्टमेंट में से निकाल दिया जाता है, वहां से फेंक दिया जाता है। और ये स्टेशन का नाम था पीटर मैडबोजुग स्टेशन। इस स्टेशन के ऊपर इनको ट्रेन से निकाल दिया गया, इनको फेंक दिया गया, क्योंकि वो एक ऐसे कंपार्टमेंट के अंदर बैठे हुए थे जो केवल और केवल वाइट्स के लिए रिजर्व था। अब इनको ये एक्सपीरियंस हुआ कि इस तरह का रेशियल डिस्क्रिमिनेशन या ये जो अपार्थाइड हो रहा है, ये तो बहुत ही गलत चीज है। एट द सेम टाइम जब ये जोहानिसबर्ग पहुंचते हैं, वहां पर भी होटल के कमरों के अंदर इनको मना किया जाता है। कारण यही था कि वो सारे जो रूम्स थे या वो सारे जो ट्रेन के डिब्बे थे, वो वाइट ओनली के लिए यहाँ पे रिजर्व थे। तो इन्होंने यहाँ पे नोटिस किया कि ये सिर्फ उनके साथ नहीं, बल्कि भारतीय वर्कर्स बहुत सारे इस तरह से हैं जो काफी लंबे टाइम से इस तरह का जो रेशियल डिस्क्रिमिनेशन है उसको फेस कर रहे हैं। फिर इन्होंने डिसाइड किया कि एक तरह से हमें यहाँ पर एक आंदोलन चलाना चाहिए, ताकि हम ये इंश्योर कर पाए कि जो ये अपार्थेड या फिर जो रेशियल इंसिडेंट्स हमें देखने को मिलते हैं, इनके अगेंस्ट यहाँ पे आवाज उठाई जा पाए। इसी के टर्म्स के अंदर 1894 के अंदर एनआईसी, नेटल इंडिया कांग्रेस का यहाँ पे फॉर्मेशन होता है। 1894 आते आते जो दादा अब्दुल्ला जी का केस था वो खत्म हो चुका था। एंड अकॉर्डिंगली उन्होंने प्लान किया कि नेटल इंडिया कांग्रेस के माध्यम से ना
भारतीय कम्युनिटी को एक पॉलिटिकल फोर्स के अंदर वो यहाँ पर जोड़ेंगे, ताकि इंश्योर कर पाएँ कि जो भी वहाँ पे लोग रह रहे हैं ना, उनके राइट्स को हम यहाँ पे प्रोटेक्ट कर पाएँ। अब काफ़ी साल ये इसी के कॉन्टेक्स्ट में काम करते हैं, लोगों के साथ मिलजुल कर काम करते हैं। इसी बीच के अंदर 1899 से लेकर 1902 के बीच में बोयर वार स्टार्ट हो जाती है। दरअसल में जो बोयर वार थी, उसके माध्यम से जो ब्रिटेन था, वो अपने कंट्रोल को बढ़ाने की कोशिश कर रहा था डिफरेंट डिफरेंट एरियाज के अंदर। ऐसे समय में गांधी जी ने क्या किया, गांधी जी ने ये देखा कि बहुत सारे ब्रिटिश सोल्जर्स हैं जिनको कोई चोट लगी है, जिनको कुछ इंजरीज आई हैं, तो उन्होंने डिसाइड किया कि वो उन इंजरीज जिनको आई हैं उनको यहाँ पर ट्रीटमेंट प्रोवाइड करेंगे। और उनकी कोशिश ये थी कि जब ब्रिटिशर्स देखेंगे ना कि भारतीय लोग इस तरह से ब्रिटिश जो सोल्जर्स को ट्रीटमेंट प्रोवाइड कर रहे हैं, इससे ब्रिटिश गवर्नमेंट के दिमाग में भी ये आएगा कि इंडियंस अच्छा काम कर रहे हैं, तो एक सिंपथी आएगी, जिसके माध्यम से जो ब्रिटिशर्स हैं वो अच्छे फैसिलिटीज और ये जो डिस्क्रिमिनेशन है वो एक तरह से खत्म कर देंगे। सोचा तो ये गया था, बट कहीं ना कहीं हो नहीं पाया वो चीज़, एंड अकॉर्डिंगली इन्होंने अपने जो संघर्ष था उसको जारी रखा। फिर आगे हमें जानना है 1906 के बारे में। 1906 तक आते आते यहाँ पर बहुत सारे और भी हमें स्ट्रगल्स यहाँ पे देखने को मिल जाते हैं। इवन गांधी जी ने दो सेटलमेंट्स भी स्टार्ट करी। एक थी आपकी फिनिक्स सेटलमेंट जो डरबन में देखने को मिलती है, उसी तरह से टॉलस्टॉय फॉर्म का भी आगे फॉर्मेशन हमें देखने को मिल जाता है। 1906 के अंदर एक ब्लैक एक्ट इंट्रोड्यूस किया जाता है, जिसके माध्यम से इंडियंस के लिए ना रजिस्ट्रेशन मैंडेटरी हो जाता है। एट द सेम टाइम एक जगह से दूसरी जगह मूव करना हो तो वहां पर भी बहुत सारी रिस्ट्रिक्शंस थी, तो माइग्रेशन के ऊपर भी रोक लगा दी गई। तो एक तरह से जो लोगों के जो राइट्स होते हैं, जो उनके हक होते हैं, उनको यहाँ पे छीना गया। तो ये जब ये ब्लैक एक्ट आया, ये जो रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट, मैरिज सर्टिफिकेट वगैरह रजिस्टर करवाना मैंडेटरी हुआ, उसके माध्यम से यहाँ पर गांधी जी ने पहला सत्याग्रह कैंपेन लॉन्च किया। ये एक नॉन वायलेंट रेजिस्टेंस प्रोग्राम था अगेंस्ट दिस डिस्क्रिमिनेटरी एक्ट। बहुत सारे लोग गांधी जी के साथ उनको फॉलो किया, एंड यहाँ पर इनफैक्ट गांधी जी को जेल भी हुई थी। बाद में गवर्नमेंट को यहाँ पर ये लॉ था उसको हटाना पड़ा, उसको विड्रॉ करना पड़ा, एंड अकॉर्डिंगली ये चीजें हमें यहाँ पे एक सक्सेस देखने को मिलती है। इसके साथ ही साथ 1907 में भी उसके रिगार्डिंग प्रोटेस्ट हुए, तो ये पूरा उसी का ही मूवमेंट हमें देखने को मिलता है। 1910 के अंदर 1910 के अंदर टॉलस्टॉय फॉर्म को यहाँ पे फाउंड किया जाता है, एंड इसका जो नाम था टॉलस्टॉय वो रखा जाता है आपके जो रशियन राइटर है टॉलस्टॉय उनके ऊपर, क्योंकि एक्चुअली गांधी जी उनको बहुत ज़्यादा पसंद करते थे, इस वजह से उनके नाम के ऊपर ही ये रखा गया। इसी तरह से एक दूसरा फार्म भी बनाया गया जिसका नाम था फिनिक्स फार्म। वो जो इंस्पायर हुआ था वो जॉन रस्किन जी से हुआ था, जो कि कैपिटलिज्म के काफ़ी क्रिटिक माने जाते थे। इसके बाद हम नोटिस करते हैं कि 1911 के अंदर जो गोपाल कृष्ण गोखले हैं उनसे महात्मा गांधी जी मिलते हैं। दरअसल में गोपाल कृष्ण गोखले जी ये साउथ अफ्रीका गए हुए थे एज अ स्टेट गेस्ट। उस समय यहाँ पर जो किंग जॉर्ज फाइव है ना, उनकी कोरोनेशन सेरेमनी थी साउथ अफ्रीका के अंदर, तो गोपाल कृष्ण गोखले जी भी वहां पे गए थे, एंड अकॉर्डिंगली वहां पर वो मिलते हैं गांधी जी से, एंड आगे जाकर गोपाल कृष्ण गोखले जी ही महात्मा गांधी जी के गुरु बनते हैं। 1913 आते आते ना बहुत सारे और भी ऑप्रेसिव लॉज यहाँ पर सरकार के द्वारा लाए गए थे। इनमें से एक था, यहाँ पे आप नोटिस कर पाओगे कि इंडियन लेबरर्स के ऊपर टैक्स यहाँ पे लगाया जाने लग गया। उसके अगेंस्ट यहाँ पर 1913 के अंदर एक प्रोटेस्ट, एक मार्च यहाँ पे निकाला जाता है। ये 200 माइल का लगभग प्रोटेस्ट मार्च होता है, जिसके माध्यम से नॉन वायलेंट रेजिस्टेंस की यहाँ पर जो फोकस था उसकी तरफ लाया गया। अकॉर्डिंगली सरकार ने भी इनके साथ नेगोशिएट करना स्टार्ट किया। गांधी जी सक्सेसफुल रहे इन नेगोशिएशंस के अंदर, जिसके माध्यम से काफी सारे जो डिस्क्रिमिनेटरी लॉज थे उनको यहाँ पे हटाया गया। अकॉर्डिंगली 9 जनवरी 1915 को इसके बाद गांधी जी हैं वो साउथ अफ्रीका छोड़ के भारत वापस आ जाते हैं, एंड इसी दिन को हम मनाते हैं एज प्रवासी भारतीय दिवस। राइट। अगर आपको मैं थोड़ा सा इसको एक आइडिया में आपको देने की कोशिश करूं कि अभी तक हमने क्या क्या पढ़ा, एक्चुअल में ना हमें एक टाइमलाइन की क्लैरिटी होनी चाहिए। अगर ये टाइमलाइन क्लियर ना हुई तो आप लोग कंफ्यूज हो सकते हो। तो आप लोग नोटिस करोगे कि कुछ एक पॉइंटर्स जो हमने डिस्कस किए जस्ट फॉर अ रीजन, तो ये था 1869 के अंदर गांधी जी का हमें बर्थ देखने को मिलता है। इसके बाद 1888 के अंदर वो लॉ परस्यू करने लंदन चले जाते हैं। इसके बाद आप नोटिस करते हो 1893 के अंदर वो जाते हैं साउथ अफ्रीका। क्यों? क्योंकि उस समय के ऊपर जो दादा अब्दुल्ला जी हैं उन्होंने उनको इनवाइट किया था अपने एक लीगल प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। फिर इसी समय के ऊपर 1893 के अंदर ही उनको एक रेशियल इंसिडेंट का सामना करना पड़ता है, एंड अकॉर्डिंगली यहीं से उनके लाइफ में एक बहुत बड़ा बदलाव आता है। अगले साल 1894 के अंदर जो नेटल इंडिया कांग्रेस है उसका यहाँ पर उनके द्वारा फॉर्मेशन किया जाता है। इसके कुछ सालों के बाद 1899 से लेकर 1902 तक जो बोयर वॉर थी वो हमें देखने को मिलती है ब्रिटेन के द्वारा, एंड अकॉर्डिंगली महात्मा गांधी जी उसमें जो घायल
ब्रिटिश सोल्जर्स थे उनको यहाँ पे उपचार भी करते हैं। इसके कुछ साल के बाद 1906 में जो ब्लैक एक्ट है वो आता है, एंड अकॉर्डिंगली इसके अगेंस्ट में यहाँ पर मास प्रोटेस्ट 1906 1907 में हमें देखने को मिल जाते हैं। तो ये एक बेसिक टाइमलाइन 1907 तक तो आपको क्लियर थी। इसके बाद आप जानते होंगे कि 1910 के अंदर फॉर्मेशन होता है आपका किसका, टॉल्स्टॉय फॉर्म का, और ये इंस्पायर्ड था रशियन राइटर टॉल्स्टॉय से। इसके अगले ही साल 1911 के अंदर जब गोपाल कृष्ण गोखले जी जब आते हैं जोहानिसबर्ग विजिट करते हैं, साउथ अफ्रीका विजिट करते हैं, तो उस समय वो गांधी जी से मिलते हैं एंड वो आगे जाके गांधी जी के गुरु बन जाते हैं। 1913 के अंदर एक ग्रेट मार्च यहाँ पे स्टार्ट होता है अगेंस्ट द टैक्स इम्पोज्ड ऑन इंडियन लेबरर्स। फिर एक साल यहाँ पे नेगोशिएशंस में चलता है 1914 तक, एंड अकॉर्डिंगली ये नेगोशिएशंस में यहाँ पे जीत होती है गांधी जी की, एंड बहुत सारे डिस्क्रिमिनेटरी लॉज वापस लिए जाते हैं, एंड लास्ट में 9 जनवरी 1915 को गांधी जी भारत रिटर्न कर जाते हैं। अब ये जो पूरी की पूरी टाइमलाइन मैंने आप लोगों के सामने बनाई ना, ये अगर आपकी नोटबुक्स में होंगी तो कल को आपको हिस्ट्री को पढ़ना बहुत ही आसान हो जाएगा। कल को कोई दिक्कत नहीं होगी क्या क्या पढ़ा क्या क्या नहीं पढ़ा। तो ये अभी तक हमने स्टोरी समझ लिया गांधी जी की भारत आने से पहले। गांधी जी एक बार जब भारत आते हैं 1915 के अंदर, तो उनको बोला जाता है कि आप देश भर को भ्रमण कीजिए। गोपाल कृष्ण गोखले जी उनको बताते हैं कि आपको भारत को समझना पड़ेगा। भारत को समझने के बाद 1917 में ना जो हमें चंपारण सत्याग्रह देखने को मिलता है 1917 का। इंपॉर्टेंट बात आपको ये ध्यान में रखनी है कि ये पहली सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट यहाँ पर गांधी जी के द्वारा ऑर्गेनाइज करी गई थी। दरअसल में यहाँ पर एक पर्सन का आपको नाम पता होना चाहिए जिनका नाम था राजकुमार शुक्ला जी। इन्होंने यहाँ पर गांधी जी को इनवाइट किया। इन्होंने ये बोला कि अगर हम बात करते हैं ना चंपारण की, तो चंपारण के जो प्लांटर्स हैं, जो वहाँ के जो लोग हैं, वो काफी प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं विद रिगार्ड्स टू इंडिगो। दरअसल में यहाँ पर एक सिस्टम चल रहा था जिसका नाम था तिन कथिया सिस्टम। तिन कथिया सिस्टम में होता क्या था कि जो आपके लोग हैं ना उनको फोर्स किया जा रहा था कि आपको इंडिगो प्लांट करना है आपके 20 लैंड में से जो तीसरा हिस्सा है, इसको बोलते हैं तिन कथिया सिस्टम। ठीक है, 3/20 ऑफ टोटल लैंड के ऊपर आपको इंडिगो आपको लगाना ही लगाना, ये फोर्सफुली किया जा रहा था। तो गांधी जी ने नोटिस किया कि ये काफी अपने आप में काफी बड़ा इशू है, राइट। तो गांधी जी यहाँ पर आते हैं, अकॉर्डिंगली यहाँ पर इस पर्टिकुलर तीन कथिया सिस्टम के अगेंस्ट एक तरह का सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट लॉन्च करते हैं। अकॉर्डिंगली उसके बाद में यहाँ पर डिस्कशन होता है, इसके ऊपर कमेटी बनाई जाती है जिसमें इवन गांधी जी भी आपके एक मेंबर होते हैं। तो कमेटी का निर्णय इन दैन यही रहता है कि जो आपकी अथॉरिटी होती है वो तीन कथिया सिस्टम को यहाँ पे हटा देती है, एंड आपके जो पीजेंट्स होते हैं उनको अकॉर्डिंगली प्रॉपर कंपनसेशन यहाँ पे मिल जाता है। तो एक सक्सेस यहाँ पे चंपारण के अंदर देखने को मिलती है। इसके अगले ही साल 1918 के अंदर हमें खेड़ा सत्याग्रह देखने को मिल जाता है। अब ध्यान ये रखना है कि खेड़ा सत्याग्रह फर्स्ट नॉन कॉपरेशन मूवमेंट गांधी जी के द्वारा ऑर्गेनाइज करी गई थी। अब खेड़ा में दरअसल में क्या हुआ था, देखो खेड़ा आपको ना गुजरात के अंदर आपको जगह देखने को मिल जाएगी। एक्चुअल में अगर हम बात करते हैं ना, यहाँ पर हमें एक सूखा देखने को मिला 1980 के अंदर, और जिस वजह से यहाँ पर जो क्रॉप्स थी वो डिस्ट्रॉय हो चुकी थी इस सूखे की वजह से। अब अगर हम उस समय का रेवेन्यू कोड उठा के देखें तो रेवेन्यू कोड के अंदर ये मेंशन था कि अगर मान लो जो यील्ड होती है ना वो नॉर्मल यील्ड का 25% से भी कम होती है, यानी कि 1/4 यील्ड से भी कम होती है, उस समय के ऊपर जो फार्मर्स हैं उनको रिमिशन मिलना चाहिए, राइट। अब हुआ तो टेक्निकली यही था, पर कहीं ना कहीं जो अथॉरिटीज थी वो इस बात को मान नहीं रही थी। गांधी जी ने यहाँ पे जो पीजेंट्स का जो बात थी उनका यहाँ पे समर्थन किया, उनको बोला कि आप रेवेन्यू सरकार को नहीं पे करोगे। अकॉर्डिंगली यहाँ पर एक बहुत ही फेमस लीडर सरदार पटेल जी निकल कर आते हैं, वो गांधी जी के फॉलोअर बनते हैं। अकॉर्डिंगली वो काफी सारे गांव में घूमते हैं, अपने बात को यहाँ पे सामने रखते हैं, एंड अकॉर्डिंगली सरकार इन दी एंड यहाँ पर मान जाती है फार्मर्स की बात, एंड अकॉर्डिंगली 1919-1920 के लिए जो टैक्सेस होते हैं उनको यहाँ पर नहीं लिया जाता। प्लस एट द सेम टाइम जो भी जमीनें थी जो सरकार ने हथिया ली थी जबरदस्ती, उनको भी वापस कर दिया जाता है। तो खेड़ा के अंदर भी हमें एक सक्सेस देखने को मिल जाएगी। ध्यान रखना, दिस इज फर्स्ट नॉन कॉपरेशन मूवमेंट। इसके बाद अगर हम बात करें अहमदाबाद मिल स्ट्राइक, ठीक है, ये गुजरात के अंदर हमें देखने को मिलती है, और ये गांधी जी की पहली हंगर स्ट्राइक हमें यहाँ पे देखने को मिल जाएगी। अब यहाँ पर एक्चुअल में क्या हुआ था, यहाँ पर मुद्दा था प्लेग का। अब प्लेग का जो बोनस था ना उसको डिसकंटिन्यू यहाँ पे किया जा रहा था अहमदाबाद मिल्स के द्वारा। अब अकॉर्डिंगली वर्कर्स डिमांड कर रहे थे कि नहीं, उनकी वेजेस के अंदर इंक्रीज आना चाहिए 50% का, पर जो आपके काफी सारे और थे वो 20% तक ही मान रहे थे।
पर अकॉर्डिंगली बाद में जब आप नोटिस करोगे जो स्ट्राइकर्स थे वो यहाँ पर गांधी जी के पास जाते हैं। इवन अगर हम बात करें तो अनुसुईया साराभाई जी वो यहाँ पर गांधी जी को यहाँ पे कन्विंस करती हैं, एंड अकॉर्डिंगली फिर नॉन वायलेंट यहाँ पे सत्याग्रह हमें यहाँ पे देखने को मिलता है, जिसके माध्यम से जो 35% इंक्रीज इन वेजेस के ऊपर यहाँ पर जो मिल ओनर्स अग्री कर जाते हैं। तो ये मिल स्ट्राइक भी अपने आप में काफी सक्सेसफुल हमें देखने को मिलती है। इसके बाद से देखो काफी सारे ऐसे इंसिडेंट्स होते हैं जिनकी वजह से पूरा देश एक तरह से काफी जगजोर हो जाता है, और वो होते हैं जलियांवाला बाग इंसिडेंट के रिगार्डिंग। देखो दरअसल में मुद्दा ये हुआ कि 1919 के अंदर ना आपकी खिलाफत मूवमेंट स्टार्ट होती है। आप लोग ना वर्ल्ड वॉर वन के बारे में जानते होंगे, 1914 से लेकर 1918 के बीच में। अब जो मुस्लिम्स थे वो काफी ज्यादा यहाँ पर ब्रिटिशर्स से काफी उस वजह से काफी गुस्से में थे, राइट, क्योंकि जो ऑटोमन एम्पायर है उसकी यहाँ पर वर्ल्ड वॉर वन के अंदर हार हो जाती है। अब यहाँ पर गांधी जी की कोशिश ये होती है कि कैसे सब लोगों को साथ में यहाँ पर लेकर एक नेशन वाइड हम सत्याग्रह कर सकते हैं। प्लस एट द सेम टाइम जो ऑपरेसिव लॉज जैसे रॉलेट एक्ट था वो भी सरकार के द्वारा यहाँ पे लाया गया, जिसके माध्यम से हो ये रहा था कि आप नोटिस करोगे कि किसी भी पर्सन को जस्ट ऑन द बेसिस ऑफ सस्पिशन वहां पर उसको जेल में डाल दिया था। नो अपील, नो वकील, नो दलील। अब इस तरह के ऑपरेसिव लॉज के अगेंस्ट यहाँ पर डिस्कशन होता है कि हम एक मूवमेंट रन करें, एंड इसी बीच के अंदर कुछ लोग यहाँ पर जलियांवाला बाग में इकट्ठा होते हैं आपके बैसाखी के दिन, ठीक है, 13 अप्रैल का वो दिन होता है, राइट। अब ये तो पीसफुली वहां पे जुड़े थे, कुछ लोग प्रोटेस्ट कर रहे थे डेफिनेटली, बट वो पीसफुल प्रोटेस्ट है, एंड एट द सेम टाइम कुछ लोग बैसाखी का जो पर्व है उसको मनाने के लिए वहां पर थे। पर जलियांवाला बाग के अंदर आप नोटिस करोगे कि जो जनरल डायर था उसके द्वारा बिना कोई यहाँ पर वार्निंग दिए हुए सब लोगों के ऊपर यहाँ पे गोलियां चलाई जाती है, जिसके अंदर बहुत सारे लोगों की हमें डेथ देखने को मिल जाती है। ये एक ऐसा इंसिडेंट था जो आज भी हमारे दिलों के अंदर बहुत ही दर्द दे जाता है। इसके समय अगर आप नोटिस कर पाओगे, ठीक है, महात्मा गांधी जी का जो फिर सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट था उसको यहाँ पर इसको कॉल ऑफ करना पड़ा, और ये काफी मेजर इंसिडेंट बन के सामने आया। अगर हम बात करें इसके कुछ टाइम बाद की 1920 के अंदर ही 1920 का जो नागपुर सेशन होता है इंडियन नेशनल कांग्रेस का, वहां पर नॉन कॉपरेशन मूवमेंट को यहाँ पर अडॉप्ट किया जाता है, एंड उस समय कांग्रेस लीडर्स के साथ साथ मिलकर जो आपके खिलाफत है उसको भी यहाँ पे सपोर्ट मिलती है। ये भी यहाँ पर काफी नॉन कॉपरेशन मूवमेंट काफी सक्सेसफुल रहती है, पर दिक्कत आ जाती है 1922 के अंदर, जब यहाँ पर चौरी चौरा इंसिडेंट हमें देखने को मिल जाता है, क्योंकि वहां पर वायलेंस हो चुकी थी, कुछ लोगों ने मिलकर यहाँ पर पुलिस स्टेशन को यहाँ पे जला दिया था। उसकी वजह से गांधी जी को यहाँ पर नॉन कॉपरेशन मूवमेंट को विदड्रॉ करना पड़ता है, एंड अकॉर्डिंगली उनका जो मुद्दा था स्ट्रगल, ट्रू स्ट्रगल का, वो भी यहाँ पर हमें देखने को मिल जाएगा, क्योंकि यहाँ पर एक स्ट्रगल के बाद वहां पर वो एक छोटा सा ब्रेक लेते थे ताकि एक तरह से सोशल रिफॉर्म वर्क को यहाँ पे कंटिन्यू किया जा पाए। इसके देखो कुछ टाइम के बाद और यहाँ पे सारा का सारा सोशल वर्क किया जाता है, बट 1930 के अंदर एक मेजर यहाँ पे हमें एक मार्च देखने को मिला जिसका नाम है सॉल्ट मार्च, या इसको आप दांडी मार्च के नाम से भी जानते हो। देखो गवर्नमेंट के द्वारा बहुत सारे ऑप्रेसिव लॉज लाए जा रहे थे, जैसे फॉर एग्जांपल सॉल्ट लॉ को लाया गया था, जिसके माध्यम से ना एक तरह से स्टेट के पास मोनोपोली आ चुकी थी आपकी सॉल्ट को बनाने की एंड उसको सेल करने की। अब ये जो इस तरह के ऑप्रेसिव लॉज थे बहुत ही खराब थे। गांधी जी ने अपने फॉलोअर्स को बोला कि हम चलेंगे साबरमती आश्रम से, और हम जाएंगे कहाँ तक, हम चलेंगे दांडी, जो कि गुजरात के अंदर आपको देखने को मिल जाएगा। वहां पर जाएंगे, वहां पर नेचुरल सॉल्ट को गैदर करेंगे एंड वहां पे सॉल्ट बनाएंगे। अब क्योंकि सॉल्ट लॉ को यहाँ पे तोड़ा गया, इसीलिए इसको नाम दिया गया सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। अब सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट भी आप नोटिस करोगे 1930 से लेकर 1934 तक चलती है। दुनिया भर में इस चीज की चर्चा होती है, दुनिया भर की गांधी जी की बातें यहाँ पर होती हैं। अब इसी समय के ऊपर अगर हम बात करें तो लॉर्ड इरविन का यहाँ पे समय हमें देखने को मिलता है। इसके साथ ही साथ राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस भी सिमिलर टाइम के ऊपर वहां पे स्टार्ट हो जाती हैं। जो आपकी कांग्रेस थी वो फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में आने से मना कर देती है। इसके बाद क्या होता है, इरविन और गांधी जी के बीच में एक पैक्ट होता है, जिसके माध्यम से ये बोला जाता है कि आप तब तक के लिए आपका जो सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट है उसको आप कॉल ऑफ कर दीजिए एंड सेकेंड राउंड टेबल के अंदर पार्टिसिपेट कीजिए। तो गांधी जी जाते हैं, इंडियन नेशनल कांग्रेस को वहां पे रिप्रेजेंट करते हैं लंदन के अंदर। हालांकि देखो इरविन यहाँ पे गांधी जी की काफी सारी डिमांड्स मान लेते हैं, पर वो ये नहीं मानते कि जो सरदार भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव, उनकी फांसी को रोका जा पाए, एंड एट द सेम टाइम जो वायलेंस वाले केसेस होते हैं वो भी नहीं हटाए जाते, बट अदरवाइज बाकी सारी डिमांड्स यहाँ पे मान ली जाती हैं। अब इससे समय के ऊपर सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस के अंदर तो डेफिनेटली कांग्रेस का पार्टिसिपेशन होता है, पर थर्ड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस के अंदर फिर से कांग्रेस यहाँ पे पार्टिसिपेट नहीं करती, क्योंकि इनसे कुछ आउटपुट असल में निकल के नहीं आ रहा था। गांधी जी डेफिनेटली लंदन से रिटर्न तो कर जाते हैं, पर वापस से सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट को लॉन्च भी करते हैं, पर तब तक
होता क्या है कि जो मूवमेंट होती है वो एक तरह से अपने मोमेंटम को खत्म कर चुकी होती है, वो खत्म हो चुका होता है। इसी बीच में अगर हम बात करें ना, 1932 के अंदर एक और मुद्दा आता है, दैट इज विद रिगार्ड्स टू पूना पैक्ट। ये जो पैक्ट हुआ, ये हुआ गांधी जी और डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जी के बीच में। तो ये जो पैक्ट था, ये यहाँ पे कंसर्न कर रहा था विद रिगार्ड्स टू आपके जो कम्युनल अवार्ड्स हैं, राइट। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जी का मानना कुछ और था, गांधी जी का मानना कुछ और था। गांधी जी का मीनिंग ये था कि आपस में हमें डिवीजन यहाँ पे नहीं करना है। अकॉर्डिंगली यहाँ पर यरवड़ा येल के अंदर यहाँ पे ये पूना पैक्ट यहाँ पे साइन होता है, जिसके माध्यम से दोनों मिलकर ये अग्री करते हैं कि मार्जिनलाइज कम्युनिटी को हमें यहाँ पे आगे लेकर जाना है। पर हालांकि कम्युनल अवार्ड यहाँ पे सही चीज नहीं है, क्योंकि ये एक तरह का डिवीजन क्रिएट कर सकता है हमारी सोसाइटी के अंदर। अब 1934 आते आते आप नोटिस करते हैं कि इंडियन नेशनल कांग्रेस की बहुत सारी पोजीशंस के रिगार्डिंग यहाँ पर अग्रीमेंट नहीं होता गांधी जी का, जिस वजह से यहाँ पर वो रिजाइन दे देते हैं इंडियन नेशनल कांग्रेस से। फिर आने वाले कुछ सालों के अंदर भी अगर हम बात करें तो गांधी जी अपना जो सोशल वर्क है उसको कंटिन्यू करते हैं। इवन सुभाष चंद्र बोस जी के साथ इनके रिश्ते तो बहुत बढ़िया थे, पर जो त्रिपुरी सेशन होता है वहां पर थोड़ी सी इनके बीच में क्लैश भी देखने को मिलती है। हालांकि दोनों एक दूसरे की कंप्लीट रिस्पेक्ट करते थे, पर कौन यहाँ पे प्रेसिडेंट होना चाहिए, उस समय यहाँ पर त्रिपुरी क्राइसिस भी हमें देखने को मिलता है। इसके बाद दोस्तों बहुत सारे ब्रिटिशर्स के द्वारा मिशन आते हैं, उनमें से एक मिशन आता है क्रिप्स मिशन। क्रिप्स मिशन का पर्पस यही था कि किस तरह से हम जो एक तरह से चीज़ें हैं इंडिया में होनी चाहिए, प्लस एट द सेम टाइम यहाँ पे सेकेंड वर्ल्ड वॉर चल रहा था 1939 से 1945 के बीच में। भारत की बिना परमिशन लिए हुए भारत को यहाँ पर वर्ल्ड वॉर के अंदर झोंक दिया गया था। अब कोशिश ये थी कि स्क्रिप्स मिशन आएगा तो हमारी बातें यहाँ पे सुनी जाएंगी, बट वैसा नहीं होता है। एंड इसी के फेलियर की वजह से 1942 को, बेसिकली 8 अगस्त 1942 को यहाँ पे लॉन्च किया जाता है क्विट इंडिया मूवमेंट को। गांधी जी को यहाँ पे अरेस्ट किया जाता है, और भी बहुत सारे लीडर्स होते हैं उनको यहाँ पे अरेस्ट कर लिया जाता है सरकार के द्वारा। एंड अकॉर्डिंगली अगर हम बात करें 1944 की, 1944 में उनको यहाँ पे रिलीज कर दिया जाता है। धीरे धीरे करके वर्ल्ड वॉर टू एंड हो जाता है, पर यहाँ तक आते आते ब्रिटिश सरकार को ये पता लग गया था कि अब बहुत लंबा टाइम उनका भारत में नहीं बचा है, एंड बहुत जल्दी भारत यहाँ पे आज़ाद होने वाला था। 1947 के अंदर भारत आज़ाद होता है, बट आज़ादी के साथ साथ एक बहुत बुरी चीज़ होती है, वो था देश का बंटवारा। देश का बंटवारा हमें यहाँ पे रिलीजियस लाइंस के ऊपर यहाँ पे देखने को मिलता है। पर गांधी जी की जब हम बात करते हैं ना, तो गांधी जी की पूरी कोशिश रही कि देश का बंटवारा ना हो, प्लस एट द सेम टाइम उनका फोकस ये था कि ये जो आपस में हमारा भाईचारा है ना, इस भाईचारे को हम यहाँ पे मेंटेन कर पाए। इवन कांग्रेस की भी यही कोशिश थी कि एक तरह से ब्रिटिशर्स जाएं यहाँ से, हमें आज़ादी मिले, पर देश का बंटवारा ना हो। बट जब कोई ऑप्शन नहीं रहता एंड मुस्लिम यही कहती है कि हमें अलग से देश चाहिए, तो एक तरह से भारत का यहाँ पे हमें बंटवारा देखने को मिलता है, यहाँ पे पार्टीशन होता है। एंड गांधी जी पूरा कोशिश करते हैं कि हिंदू मुस्लिम के बीच में झगड़े और राइट्स यहाँ पे ना हो। इवन गांधी जी ने ना जो इंडिपेंडेंस था उसको भी सेलिब्रेट नहीं किया, क्योंकि ये सेलिब्रेशन के साथ साथ हमारे देश में बहुत सारे राइट्स भी उस समय यहाँ पे देखने को मिले। तो उनकी कोशिश यही थी कि देश भर में किस तरह से हम शांति को एस्टेब्लिश कर पाएं। ये काम उन्होंने काफी लंबे टाइम तक ही करते रहे। 1948 के अंदर 30 जनवरी 1948 को नथुराम गॉडसे के द्वारा यहाँ पर महात्मा गांधी जी की हत्या कर दी जाती है। गांधी जी एक प्रेयर मीटिंग को एड्रेस करने जा रहे थे, उसी समय नथुराम गोडसे के द्वारा यहाँ पर 3 बुलेट्स उनके चेस्ट के ऊपर मारी जाती हैं, जिस वजह से उनकी यहाँ पे डेथ हो जाती है। जवाहरलाल नेहरू जो कि भारत के पहले प्रधानमंत्री थे, उन्होंने यहाँ पर इस मर्डर को क्राइम अगेंस्ट ह्यूमैनिटी बोल के भी यहाँ पे इसको कंडेम किया। तो ये कुछ बातें थी, पूरी पूरी हमने टाइम लाइन के रिगार्डिंग पढ़ने की कोशिश करी। अगर मैं आपको इंडिया आने के बाद गांधी जी ने क्या क्या किया, अगर मैं आपको एक टाइमलाइन में बताने की कोशिश करूं, तो आप उसको अंडरस्टैंड करने की यहाँ पर कोशिश कर सकते हो। ये टाइमलाइन भी आप अपने नोटबुक्स के अंदर बना लीजिएगा ताकि आपको कोई दिक्कत ना आए। मैंने आपको जैसे बताया 1917 के अंदर जो चंपारण का सत्याग्रह होता है, जो कि अपने आप में पहली सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट होती है। इसके अगले साल 1918 के अंदर खेड़ा, जो कि पहली नॉन कॉपरेशन मूवमेंट। इसके नेक्स्ट ईयर 1918 के अंदर, मतलब उसी साल, जो अहमदाबाद मिल स्ट्राइक हमें देखने को मिलती है, जो गांधी जी की पहली हंगर स्ट्राइक भी थी। उसी तरह से 1919 के अंदर आपके बहुत सारे इंसिडेंट होते हैं। आपका रॉलेट एक्ट हो गया, जलियांवाला बाग इंसिडेंट हो गया, खिलाफत मूवमेंट हो गया, ये सब हमें इंसिडेंट्स देखने को मिलते हैं। इसके बाद यहाँ पर 1920 से लेकर 1922 के बीच में नॉन कॉपरेशन मूवमेंट का रन किया जाता है, जो कि चौरी चौरा इंसिडेंट के बाद इसको रोक दिया जाता है। इसके काफी सालों तक गांधी जी फिर काम करते हैं, डिफरेंट डिफरेंट काम। बट 1930 में जाके जो दांडी मार्च था, वो हमें यहाँ पे देखने को मिलेगा, जो कि सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट के नाम से जाना जाता है। ये जो मूवमेंट थी 1930 से लेकर 1934 तक चलती है, जो हमारी सीडीएम मूवमेंट है। यहाँ से भी हमें काफी सारे लोगों को जोड़ने का एक मौका मिलता है।
इसी बीच 1930 से लेकर 1932 के बीच में आपकी जो 3 राउंड टेबल कॉन्फ्रेंसेस होती हैं, जिसमें से कांग्रेस पार्टिसिपेट करती है सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस के अंदर। 1932 के अंदर ही पूना पैक्ट यहाँ पे साइन किया जाता है बिटवीन गांधी जी एंड डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। इसके बाद 1934 के अंदर गांधी जी इंडियन नेशनल कांग्रेस से रिजाइन दे देते हैं, क्योंकि उनकी काफ़ी सारी पॉलिसीज़ के रिगार्डिंग सहमति नहीं थी। 1942 के अंदर हमें यहाँ पर क्विट इंडिया मूवमेंट देखने को मिलती है क्रिप्स मिशन के फेलियर की वजह से। एंड इसके साथ ही साथ 1947 में भारत का बंटवारा होता है और भारत को इंडिपेंडेंस मिलती है। एंड 1948 में 30 जनवरी को गांधी जी का असैसिनेशन किया जाता है बाय नथुराम गॉडसे। तो ये पूरी की पूरी स्टोरी कुछ इस तरह से थी। तो आई होप अगर आपको टाइमलाइन क्लियर होगी ना, तो कहीं पर भी आपको कुछ भी चीज़ समझने में दिक्कत नहीं आई होगी। अब दोस्तों बात करें अगर गांधी जी के कुछ आइडियाज़ की ना, तो यहाँ पर आप नोटिस कर पाओगे गांधी जी के आइडियाज़ कुछ मेजर आपके सामने देखने को मिल जाएंगे। जैसे एक था उनमें सेल्फ रिलायंस, आत्मनिर्भरता की गांधी जी बात करते थे। गांधी जी बात करते थे ट्रस्टीशिप की। गांधी जी का ये मानना था कि जो इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, जो अपनी फैक्ट्रीज को रन कर रहे हैं, वो ऐसा नहीं है कि वो उसके खुद मालिक हैं, नहीं, दे आर जस्ट द ट्रस्टीज। उसके अलावा उनकी बात थी डिसेंट्रलाइजेशन की। बड़े बड़े यहाँ पे इंडस्ट्रीज के अंदर वो बिलीव नहीं करते थे। उनका बिलीफ ये था कि हमें यहाँ पे जो छोटी छोटी फैक्ट्रीज हैं, छोटे छोटे एरियाज के अंदर, आपके गाँव के अंदर हमें उनका विकास करना चाहिए। फोकस हमारा कैपिटल इंटेंसिव इंडस्ट्रीज के ऊपर नहीं, लेबर इंटेंसिव इंडस्ट्रीज के ऊपर होना चाहिए। प्लस एट द सेम टाइम उनका आइडिया था गांधीयन सोशलिज्म का, जो बात करता है कि किस तरह से सबके पास एक तरह से अपॉर्चुनिटी होनी चाहिए अपने आप को बेहतर बनाने की। एंड साथ ही साथ सर्वोदया, ठीक है, सबका लिए यहाँ पे वो काम करना चाहते थे कि किस तरह, जैसे फॉर एग्जांपल आपके विनोबा भावे, जयप्रकाश नारायण, उन्होंने भी यहाँ पर इस सर्वोदया की बात करी, आपकी कॉटेज इंडस्ट्रीज की बात करी, लैंड डिस्ट्रीब्यूशन की बात करी। देखो गांधी जी के आइडियाज आज भी डेफिनेटली रेलिवेंट हो जाते हैं। जैसे अगर हम बात करें नारायण मूर्ति जी की, हम बात कर सकते हैं अजीम प्रेम जी की, तो डेफिनेटली बहुत सारे ऐसे इंडस्ट्रियलिस्ट हैं जिन्होंने लोगों की बेहतरी के लिए डेफिनेटली काम किया है। इंडस्ट्रियलाइजेशन को लोगों को एक्सप्लॉइट करने के लिए नहीं, पर लोगों के बेनिफिट के लिए जिनको यहाँ पे इस्तेमाल किया जाता है। इसके अलावा भी अगर हम बात करें ना, तो गांधी जी ने 7 सिंस की भी बात करी है। जैसे फॉर एग्जांपल पॉलिटिक्स विदाउट प्रिंसिपल एक सिन माना गया, वेल्थ विदाउट वर्क हो गया, प्लेजर विदाउट कॉन्शियस हो गया, नॉलेज विदाउट करेक्टर हो गया, कॉमर्स विदाउट मोरालिटी, साइंस विदाउट ह्यूमैनिटी, वर्शिप विदाउट सेक्रीफाइस। ये सारे गांधी ने सिंस यहाँ पे बताए हुए हैं। एंड डेफिनेटली आप इनको एथिक्स में भी इस्तेमाल कर सकते हो। जैसे आज के समय अगर हम बात करें ना, तो पॉलिटिक्स विदाउट प्रिंसिपल, ये वाली चीज आज के समय में बहुत ही कम देखने को मिलती है। बहुत बार लोग अपनी पार्टी छोड़ के दूसरी पार्टी से पहली पार्टी जाते रहते हैं, जस्ट बिकॉज कि उनको कुछ मिनिस्ट्रीज मिल जाए या पैसा मिल जाए। तो यानी कि पॉलिटिक्स में प्रिंसिपल्स एक तरह से खत्म हो चुके हैं। वेल्थ विदाउट वर्क, ठीक है, बिना काम किए हुए अगर आप कहीं ना कहीं कुछ आपको पैसा मिलता है, वो गलत है, जैसे गैम्बलिंग, जुआ वगैरह करके, राइट। इसके अलावा अगर हम बात करें प्लेजर विदाउट कॉन्शियस की, तो वो भी एक बहुत ही रेलिवेंट एस्पेक्ट बन जाता है। मैरिटल रेप एक आप इसमें यहाँ पे एग्जांपल दे सकते हो। नॉलेज विदाउट करेक्टर हो गया, जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें विजय माल्या की, नीरव मोदी की, या इस तरह के जो भी आपके साइबर फ्रॉड्स करते हैं, उनको नॉलेज तो होती है पर करेक्टर यहाँ पे मिसिंग होता है। इवन सेम चीज़ आप साइंस विदाउट ह्यूमैनिटी के साथ भी रिलेट कर सकते हो। काफ़ी सारे कॉमर्स विदाउट मोरालिटी का इस तरह से एग्जांपल दिया जा सकता है कि काफ़ी सारे बिजनेसेस हैं जो पैसा तो खूब कमाते हैं, पर उनके एथिक्स बिल्कुल खत्म हो जाते हैं। हो सकता है किसी पर्टिकुलर कंपनी ने करप्शन के माध्यम से पैसा तो कमा लिया, किसी एम्प्लॉय ने पैसा तो कमा लिया, पर कहीं ना कहीं एथिक्स के अंदर वो बहुत पीछे रह गया। उसी तरह से आज के समय जब हम बात करते हैं वर्शिप विदाउट सेक्रीफाइस की, तो बहुत सारे कर्म कांड आज के समय आ चुके हैं, ठीक है ना, तो जो कि कहीं ना कहीं हमारी जो वर्शिप है उसको कहीं ना कहीं इम्पैक्ट करते हैं। वरना अगर हम बात करें ना कि एक इंसान का भगवान के साथ कनेक्शन, वो तो डेफिनेटली डायरेक्ट है ना। तो बीच में जब इस तरह से मिडल मैन आके आपकी बहुत सारी चीज़ों को कहीं ना कहीं रोकते हैं, वो भी वर्शिप विदाउट सेक्रीफाइस को ही दर्शाता है। तो ये गांधी के जो 7 सिंस हैं, इनको भी आपको पता होना चाहिए। उस तरह अगर मैं बात करूं, ठीक है, गांधी जी के बहुत सारे वर्क्स भी रहे, जैसे आपका हिंद स्वराज हो गया। इसके अलावा अगर हम बात करें आपका बहुत सारे न्यूज़पेपर्स को उन्होंने एडिट किया, जैसे हरिजन। उसके अलावा अगर हम बात करें इंडियन ओपिनियन, यंग इंडिया, नवजीवन, राइट, ऑटोबायोग्राफी जैसे द स्टोरी ऑफ माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रुथ। उसके अलावा सत्याग्रह साउथ अफ्रीका, हिंद स्वराज, इंडियन होम रूल, राइट, एंड सॉन्ग्स फ्रॉम प्रिजन। ये सारी चीज़ें गांधी जी के द्वारा लिखी गई थी, तो इनको यहाँ पे आप मेमोराइज कर सकते हो। इसके अलावा दोस्तों बात करें लाल बहादुर शास्त्री जी के आइडियाज़ की, तो डेफिनेटली देखो लाल बहादुर शास्त्री जी का कंट्रीब्यूशन आखिर कौन ही भूल सकता है। लाल बहादुर शास्त्री जी का जो मानना था, इन्होंने यहाँ पे जो नारा भी दिया था, जय जवान जय किसान का। क्लियरली अगर हम बात करते हैं उस समय के ऊपर, तो आप जानते होंगे कि जो इंडो चाइना वॉर हुआ था 1962 के अंदर, उसके अंदर हमारे मतलब हम उतना अच्छा नहीं कर पाए थे, जिस वजह से जो हमारे जवान थे उनका मोराल थोड़ा डाउन था। इसके साथ ही साथ लगातार 2 साल सूखा पड़ा था, जिस वजह से हमारे किसान काफ़ी ज़्यादा चिंता थे, राइट। तो इस समय के ऊपर जय जवान जय किसान का जो नारा था,
उसको इन्होंने यहाँ पे लाया ताकि इनका मोराल यहाँ पर हम यहाँ पे बूस्ट कर पाएँ। इवन यहाँ पर अगर हम बात करें ना, तो नेहरू जी की जो सोशलिस्ट प्लानिंग थी, उसको आगे लेके जाने के अंदर उनका बहुत इंपॉर्टेंट रोल रहा। लाल बहादुर शास्त्री जी का व्हाइट रेवोल्यूशन, जिसको हम जानते हैं अमूल के नाम से, राइट, कि किस तरह से दूध के लिए क्रांति करी गई, वर्गीस कुरियन जी। तो यहाँ पर लाल बहादुर शास्त्री जी का भी उसके रिगार्डिंग बहुत इंपॉर्टेंट रोल रहा। एंड साथ में अगर हम बात करें, आप इनकी कोट पढ़ सकते हो, the economic issues are most vital for us and it is of the highest importance that we should fight against the biggest enemy, that is poverty and unemployment। तो इनकी फोकस था कि इनको हम यहाँ पर हराएं, गरीबी, भुखमरी, बेरोजगारी, इन चीज़ों को हमें यहाँ पे हटाना चाहिए। प्लस एट द सेम टाइम जब हमने नोटिस किया कि बहुत ज़्यादा हमारे पास खाने के लिए नहीं था, तो उस समय यहाँ पे इन्होंने अपील करी कि मंडे को हम यहाँ पर खाना नहीं खाएंगे। एंड मंडे को इस तरह से शास्त्री व्रत के नाम से भी रखा गया। एंड इवन बहुत सारे जो रेस्टोरेंट्स होते थे, आपकी खाने की चीज़ें होती थी, वो भी मंडे को अपनी दुकानें बंद रखते थे शास्त्री व्रत की वजह से, ताकि हमारे पास जो खाने की कमी थी ना उस समय के ऊपर, वो कहीं ना कहीं लोगों को यहाँ पे भुखमरी हम ना बढ़ाएं। इसके अलावा अगर हम बात करें, फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया को भी यहाँ पे सेटअप किया गया अंडर द फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया एक्ट 1964। तो ये कुछ पॉइंटर्स थे जो आपको यहाँ पे पता होने चाहिए थे। दोस्तों, आप मुझे बता सकते हो कि आपको जो टाइम लाइन से स्टडी करना कितना यहाँ पे एफिशिएंट लगा, क्या आप लोगों को सारी चीज़ें समझ आई गांधी जी के बारे में भी, एंड साथ साथ लाल बहादुर शास्त्री जी के बारे में भी। तो एक बार फिर से मैं आप सभी को विश करना चाहूंगा गांधी जयंती और शास्त्री जयंती की। इसी तरह से दोस्तों, आप भी अपने एंड पे हार्डवर्क करते रहिए। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। ऑल द वेरी बेस्ट।